Assalamu alaikum. I hope you are doing good. So today we will start a new chapter and this chapter is exchange rate. This is students को लगता है that this is the one of the most difficult chapter of economics लेकिन I will try के I will make it easy for you inshallah. Okay, so let's start this chapter. This chapter name is exchange rate. Okay, let's start. So I will prefer कि if you guys start copying with me as well ना तो आप लोग कॉपी करते करते आप लोगों को समझ भी आ जाएगा एंड ऑल्सो प्लीज ओपन अप योर चैट बॉक्स बिकॉज ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका इनपुट बहुत मैटर करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले यू शुड नो दैट व्हाट इज एक्सचेंज रेट। ठीक है, सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज एक्सचेंज रेट। तो इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी it is a rate at which one currency it is a rate at which one currency is exchanged in terms of another currency. It is a rate at which one currency is exchanged in terms of another currency. सर एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होगी। जैसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मुझे $1 चाहिए तो पहले मैं $1 लेने के लिए 280 रुपीज पे करता था। पहले मैं 280 पाकिस्तानी रुपीज पे करता था तो मुझे $1 मिलता था। अगर आज आज की तारीख में मुझे $1 चाहिए तो अब मुझे पाकिस्तानी 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे? 300। क्या बोला भाई? पहले अगर मुझे $1 चाहिए था तो मैं पाकिस्तानी 280 रुपये पे कर रहा था। अब अगर मुझे $1 चाहिए तो मैं पाकिस्तानी 300 रुपये पे करूंगा। तो अब सेम अमाउंट ऑफ डॉलर खरीदने के लिए, उसी $1 को खरीदने के लिए अब मुझे 20 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। उसी $1 को देने पड़ेंगे, उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा ही है भाई। उसी $1 को खरीदने के लिए मुझे अब ज्यादा रुपी पे करने पड़ेंगे तो इट मीन्स दैट रुपी जो है वो डेप्रीशिएट हो गया है। इट मीन्स दैट रुपी जो है वो डेप्रीशिएट हो गया है और डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो गया है। अब आप एक रूल याद रखना, जब भी एक करेंसी एप्रिशिएट होगी तो दूसरी डेप्रिशिएट हो रही है, जब भी एक करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो दूसरी एप्रिशिएट होगी। अगर रुपी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हमें डॉलर सस्ता लगेगा, रुपी की वैल्यू कम होगी तो मुझे डॉलर महंगा लगेगा। तो याद रखना, वेन एवर वन करेंसी विल एप्रिशिएट सो दिस मीन्स के दी अदर करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, और जब भी एक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इट मीन्स के दूसरी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज बना रहा हूं, और वो चीज क्या है कि यार ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है आप सुनना। सबसे पहले मैं आपके सामने लेबलिंग कर रहा हूं। ऊपर मैं लिख रहा हूं एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट को ER से रिप्रेजेंट करा जाता है। ER मतलब एक्सचेंज रेट। और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ करेंसी। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ करेंसी। सर ऊपर आ गया एक्सचेंज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी ऑफ करेंसी। अब मुझे एक बात बताओ सर, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, ऐसा ही है भाई? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम रुपी की बात कर रहे हैं तो ये डिमांड फॉर रुपी हो गया और ये हो गया सप्लाई फॉर रुपी। सर अभी मैं रुपी की बात कर रहा हूँ तो ये डिमांड फॉर रुपी का कर्व हो गया, ये अपवर्ड जो कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये सप्लाई फॉर रुपी का कर्व हो गया। अब जहां पे डिमांड फॉर रुपी और सप्लाई फॉर रुपी, जहां पर डिमांड फॉर रुपी और सप्लाई फॉर रुपी, यानी कि जहां पर डिमांड फॉर करेंसी और सप्लाई फॉर करेंसी इक्वल होगा ना, वहां से क्या डिटरमाइन होता है? एक्सचेंज रेट। क्या डिटरमाइन होता है? एक्सचेंज रेट। तो याद रखना सर, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? जहां पे करेंसी की डिमांड और सप्लाई मीट करेगी। तो जहां पर करेंसी की डिमांड सप्लाई मीट करेगी वहां से क्या डिटरमाइन होगा? वहां से डिटरमाइन होगा एक्सचेंज रेट।
ठीक है भाई। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। अब मैं आपके सामने दो रूल लिखूंगा, और वो दो रूल जिसके दिमाग में चले गए, जिसको समझ आ गई ये बात, उसके लिए चैप्टर हलवा है। जिसको नहीं समझ आई उसको थोड़ी सी मुश्किलात होगी। अब सुनना मेरी बात गौर से। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, माल बाहर बेच रहा हूं, तो मुझे बाहर से पैसे मिलेंगे। सर जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे बाहर से पैसे मिलेंगे, तो जो मुझे बाहर से पैसे मिलेंगे वो मुझे मेरी करेंसी में मिलेंगे। तो मेरी करेंसी की किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, डिमांड या सप्लाई? सोच के बताओ। मेरी करेंसी की किसके ऊपर इफेक्ट आएगा, डिमांड या सप्लाई? डिमांड के ऊपर ना। सर जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, बाहर माल बेचूंगा, तो मुझे बाहर से पैसे मिलेंगे। जब बाहर वाला मुझे पैसे देगा तो मुझे मेरी करेंसी में पैसे देगा। तो वो मेरी करेंसी की डिमांड कर रहा होगा। तो मैं इधर लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि हमारी करेंसी की डिमांड बायर वाला करेगा। तो मैं इधर लिख दूं, डिमांड फॉर करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन रेजिडेंट। मैं इधर लिख दूं भाई, डिमांड फॉर करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स। क्या लिखा है इधर मैंने? सर हमारी करेंसी की डिमांड कौन करता है? हमारी करेंसी की डिमांड बाहर वाला करता है। कौन करता है? बाहर वाला। तो मैंने क्या लिखा है, डिमांड फॉर करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन रेजिडेंट। सर हमारी करेंसी की डिमांड कौन करता है? फॉरेन रेजिडेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बाहर से माल खरीद रहा हूं, तो अब मुझे बाहर वाले को पेमेंट करनी है। अब जो मुझे पेमेंट करनी है, मुझे उसको उसकी करेंसी में पे करनी है। तो उसकी करेंसी कैसे आएगी मेरे पास? मैं अपनी करेंसी को सेल करूंगा, तो मेरी करेंसी की सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं। सर जब मैं इंपोर्ट करूंगा, बाहर से माल खरीदूंगा, तो अब मुझे बाहर वाले को पेमेंट करनी है। तो मिसाल है, मैंने आईफोन खरीदा, तो अब मुझे उसको डॉलर में पे करना है। डॉलर कैसे आएगा मेरे पास? मैं अपनी रुपी को बेचूंगा, तो रुपी की सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आएगा। मिसाल एग्जाम्पल, मैं दुबई घूमने चला गया। अब मुझे वहां खर्च करने के लिए दरम चाहिए, करेंसी चाहिए, दरम चाहिए। दरम कैसे आएंगे? मैं रुपी को बेचूंगा, तो रुपी की सप्लाई करूंगा ना, तो मुझे रुपी बदले में मिलेगा। रुपी को सप्लाई करूंगा, रुपी को बेचूंगा, तो मुझे दरम मिलेगा ना। मैं उमरा करने चला गया, तो मुझे अब क्या चाहिए? मुझे रियाल चाहिए खर्च करने के लिए। तो मुझे रियाल कैसे मिलेंगे? मैं रुपी को बेचूंगा। तो सर हमारी करेंसी की सप्लाई को कौन इफेक्ट करता है? हम लोग खुद इफेक्ट करते हैं। तो मैं इधर लिख सकता हूं, सप्लाई फॉर करेंसी, सप्लाई फॉर करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट। मैं इधर लिख दूं भाई, सप्लाई फॉर करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट। सही लिख रहा हूं इधर मैं? क्या लिख रहा हूं इधर मैं? हमारी करेंसी की सप्लाई को कौन इफेक्ट करेगा? डोमेस्टिक रेजिडेंट। कौन इफेक्ट करेगा हमारी करेंसी की सप्लाई को? डोमेस्टिक रेजिडेंट। तो जिसको ये दो रूल समझ आ गए, उसके लिए गेम इजी है। तो क्या बताया अभी तक आपको? एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है। हमारी करेंसी की डिमांड बायर वाला करता है, हमारी करेंसी की सप्लाई हम लोग खुद करते हैं। तो इट मींस डिमांड फॉर करेंसी इज अफेक्टेड बाय, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन रेजिडेंट। सप्लाई फॉर करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट। ठीक है। अब देखो हमारे कोर्स में है ना, तीन एक्सचेंज रेट्स हैं। सही है। एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और एक होता है मैनेज फ्लोटिंग। तीन एक्सचेंज रेट है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब सर तीनों में क्या फर्क है? ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ना, ये पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में करेंसी का रेट रोज बदली होता है। और जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ना, वो यूएस का हर कंट्री के साथ है। मतलब हर कंट्री का यूएस के साथ एक अग्रीमेंट हुआ हुआ है कि अगले 10 साल तक इनका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहेगा। मैं अभी आपको शो भी करूंगा। जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद है, मैं अभी चेक भी कर लेंगे, जितना मुझे याद है, अगर आप 3.67 दरम देंगे तो आपको $1 मिलेगा। जितना मुझे याद है इट्स 3.67 या फिर इट्स 3.65, ऐसा कुछ है कि आप इतने धर्म दोगे तो आपको $1 मिलेगा। और आई गेस इट्स 2.61 रियाल दोगे तो आपको $1 मिलेगा। ये अगले 10 सालों तक फिक्स है। वो आई गेस 2030 में इनका अग्रीमेंट खत्म हो रहा है ये वाला। तो यूएस जो है ना, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करता है दुबई के साथ और सऊदी अरब के साथ, और भी कंट्री के साथ करता होगा, लेकिन मुझे इन दो का याद है। और पाकिस्तान में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, रोज एक्सचेंज रेट चेंज होता है, रोज रोज नहीं, इवन घंटों पे भी चेंज होता है। ठीक है। अब ये मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? देखो याद रखना, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, और फिर गवर्नमेंट उस एक्सचेंज रेट को
मैनेज कर रहा होता है, इसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। तो भाई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो है जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के हिसाब से चल रहा होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो है जिसको रोक दिया गया है, जिसको फिक्स कर दिया गया है। मैनेज फ्लोटिंग वो है जिसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, बार बार गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको फिक्स करके चला रही होती है। ठीक है। देखो भाई आपके सामने आ गया है कि 3.67 दरम दोगे तो $1 आएगा, ये आपके सामने आ गया। ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, कभी भी बदली नहीं होगा। आप देख लो आपके सामने पूरा ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप देख लो। ये मैं 1 ईयर पे क्लिक कर देता हूँ, देखो ये 1 ईयर पे मैंने क्लिक कर दिया, देखो सेम है। ये मैंने 5 ईयर पे क्लिक कर दिया, देखो 5 ईयर पे भी सेम है, देखो सेम है, दिख रहा है 2022-24 लिखा हुआ है। 3.67 इसी के बीच में घूमता फिरता रहेगा, देखो 671, 672, 673, यही हो रहा है। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि रियाल के साथ क्या सीन है इसका। एक मिनट रुको। सऊदी रियाल, देखो भाई सऊदी रियाल है 3.75। देखो सऊदी रियाल क्या है, 3.75। ठीक है। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, जितना मुझे याद है 2030 तक ये रेट चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है। और पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। ठीक है, अभी मैं आपको पाकिस्तान का भी दिखा देता हूँ। फॉरेक्स, ये देखो भाई पाकिस्तान का भी देख लो, ये देखो पाकिस्तान में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, देखो ओपन मार्केट होता है, रोज रोज अलग अलग है। देखो अभी आपके सामने लिखा है वो ऊपर, अपडेटेड एट 9/3/2025 10 PM, ये 10 बजे का रेट है। मतलब आप खुद सोचो, ऐसा लेवल हो गया है पाकिस्तान का कि रोज जो है ना अलग अलग रेट है, हर 2-3 घंटे में रेट तब्दील हो रहा है। देखो आप आपके सामने, ये इसको फ्लोटिंग कहते हैं जो रोज चेंज होता है, इन आसान जबान। और फिक्स का मतलब है फिक्स हो गया। ठीक है। ठीक है भाई। ओके है। अच्छा खैर, तो आपको मैंने दिखा दिया 3 एक्सचेंज रेट होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से। ठीक है। आ जाओ भाई, पहला एक्सचेंज रेट का नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब सवाल ये है कि सर ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। अब सुनना इधर गौर से, सुकून से सुनना। सर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। क्या बोला भाई, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। तो मैं इधर लिख दूं भाई, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इट इज डिटरमाइंड थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। सर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो रेट है जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। सर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। किसकी डिमांड सप्लाई, करेंसी की। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि जहां पर डिमांड फॉर करेंसी और सप्लाई फॉर करेंसी इक्वल होगी ना, वहां से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सर जहां पर डिमांड फॉर करेंसी और सप्लाई फॉर करेंसी इक्वल होगा, वहां से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, जहां पे डिमांड फॉर करेंसी सप्लाई फॉर करेंसी डिटरमाइन होगा, वहां से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। अब मैं एक एक करके सारे केस समझाऊंगा आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ बैठ के देखना है, गौर करना है, और मैं आपसे जब पूछूं तो मुझे जवाब देना है। ठीक है आपने, तभी आप सीखेंगे। पहला केस है इंक्रीज इन, पहला केस है इंक्रीज इन डिमांड फॉर करेंसी। सर पहला केस है, चार केस हो सकते हैं, चार केस हो सकते हैं। डिमांड का बढ़ना, डिमांड का कम होना, सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई का कम होना। आप सुकून से देखते रहो। पहला केस है डिमांड फॉर करेंसी का बढ़ना। पहले इतनी बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि हमारी करेंसी की डिमांड कौन करता है, बाहर वाला, फॉरेन रेजिडेंट। और हमारी करेंसी की सप्लाई हम लोग खुद करते हैं, डोमेस्टिक रेजिडेंट। तो जब मैं बोलूँ फॉरेन रेजिडेंट बन जाओ, तो अपने आप को गोरा गोरा बना के सोचना कि अगर आप गोरे हो, आप अमेरिका में रहते हो, आप क्या करोगे। जब मैं आपको बोलूँ कि आप डोमेस्टिक रेजिडेंट बन जाओ, तो आप पाकिस्तानी देसी काला देसी आदमी बन जाना, और फिर यूं सोचना कि मैं एज अ पाकिस्तानी क्या करूंगा। अब सुनना, करेंसी की डिमांड बढ़ रही है,
अच्छा, जिस करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं रुपी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपी की। हाँ, तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि डिमांड फॉर रुपीस बढ़ रही है। सबसे पहला सवाल कि इस करेंसी ये करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ रही है। अब सुनना, मैं इधर लिख रहा हूँ कि करेंसी की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान में चल रहा है लो इन्फ्लेशन रेट। मैंने इधर लिखा है कि सर हमारी करेंसी की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान में चल रहा है लो इन्फ्लेशन रेट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान में महंगाई का रेट कम होगा तो बाहर वाले गोरे को हमारा एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, सही कह रहा हूँ। तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मुल्क में पैसा आएगा। क्या बढ़ जाएंगे? इनफ्लोज भी बढ़ जाएंगे, सही कह रहा हूँ। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे बाहर से पैसे मिलेंगे तो इनफ्लोज बढ़ जाएंगे। अब मुझे ये बता दो कि ये जो मुझे पैसे मिलेंगे ये मुझे किस में मिलेंगे? ये मुझे रुपी में मिलेंगे ना। तो मैं इधर लिखूं मुझे बाहर से पेमेंट्स रिसीव होंगी और ये जो मुझे पेमेंट्स रिसीव होंगी ये रुपी में रिसीव होंगी। तो रुपी की, हर कोई रुपी में पेमेंट कर रहा होगा तो रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब आपको समझ आया कि ये रुपी की डिमांड क्यों बढ़ी है। रुपी की डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि महंगाई का रेट कम हो चुका है। रुपी की डिमांड बढ़ी है क्योंकि महंगाई का रेट कम हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है या सरप्लस होता है? किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है। सर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, लेबर की डिमांड बढ़ती है तो लेबर की शॉर्टेज होती है। तो सर जब रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी की शॉर्टेज हो जाएगी। और सर जब प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, लेबर की शॉर्टेज होती है तो लेबर की वेज बढ़ती है। जब रुपी की शॉर्टेज होगी तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। और वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया। सर वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया। सही। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी रुपी की डिमांड कौन कर रहा है? बाहर वाला ना, क्योंकि उसको हमें पेमेंट करनी है। तो मैंने इधर लिख दिया कि हमारी ये कहानी स्टार्ट करी है फॉरेन रेजिडेंट ने। किसने स्टार्ट करी है? फॉरेन रेजिडेंट ने। तो खत्म कौन करेगा? डोमेस्टिक रेजिडेंट। अब आप पाकिस्तानी बन के सोचो कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, अगर रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप रुपी को ज्यादा रखोगे, अपने पास रखोगे या बेच दोगे? अगर रुपी का एक्सचेंज रेट बढ़ा है तो आप रुपी रखोगे या बेच दोगे? पाकिस्तानी बन के सोचो, पाकिस्तानी बन के सोचो। जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट रुपी रखने में फायदा है तो मैं रुपी की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा। सर जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट मैं रुपी की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा क्योंकि रुपी रखने का फायदा है। अब सुन लो, यूं समझ जाओगे सेकंड में। अभी रुपी की वैल्यू गिर रही है, क्या तुम रुपी रखना चाहते हो? बोलो भाई। अपने घर के खजाने दिखाओ मेरे को, खोलो अपने घर के खजाने, कैमरे खोलो सब अपने अपने, दिखाओ मेरे को किसी के पास रुपी है तो। सबने डॉलर धर्म रियाल भरे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं सबने। गोदाम भर भर के रखा हुआ है तुम लोगों ने माल। क्यों रखा है भाई? खरीदो ना, रुपी रखो, पाकिस्तान को सपोर्ट दो। अभी रुपी गिर रहा है तो तुम रुपी रखना नहीं चाहते? अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं रुपी रखूंगा ना। क्योंकि जब मैंने बताया था, जब हम एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज गिरती है। तो भाईजान जब रुपी का एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो डॉलर सस्ता हो रहा होगा, डॉलर तो रखना ही नहीं चाहिए। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? अब मुझे एक बात बताओ, सर जब हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की शॉर्टेज होगी, हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम रुपी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अब बताओ डायग्राम बनाने के कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। ऐसी कोई चीज याद है मार्केट के चैप्टर में कराई थी? डायग्राम बनाने के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप कर्व को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आ जाएगा न्यू एक्सचेंज रेट, उसके बाद आ जाएगा न्यू क्वांटिटी, उसके बाद आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम। सर डायग्राम बनाने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले कर्व को शिफ्ट करो, उसके बाद न्यू एक्सचेंज रेट, उसके बाद न्यू क्वांटिटी, उसके बाद न्यू इक्विलिब्रियम। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, गौर करना। सर सबसे पहले सबसे पहले हम लोग लेबलिंग करेंगे। ऊपर आएगा एक्सचेंज रेट और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ करेंसी। तो अभी हम कौन सी करेंसी की बात करें? रुपी की। तो नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ रुपी। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, बचपन से सिखा रहा हूँ, और सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, और जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आएगा एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी ऑफ रुपी।
तो आप इधर देखो सर, ये हो गया डिमांड फॉर रुपी, ये हो गया सप्लाई फॉर रुपी। सर जहाँ पे दोनों इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, सर वहां से आ जाएगा एक्सचेंज रेट और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ रुपी। यहाँ तक पुरानी बेकार सी बात कर ली। अब बताओ, करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व होगा किधर शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो करेंसी का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सर जहां पर नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, और वहां से आ जाएगा एक्सचेंज रेट और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ रुपी। सर जहां पर नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, वहां से एक्सचेंज रेट आएगा और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी ऑफ रुपी। ठीक है, तो ये आपका पहला केस मुकम्मल हो गया। अब सुनना, अब सुनना मेरी बात गौर से। अगर किसी बच्चे को सिर्फ इतना आता है ना कि सर करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, और उसने जब डायग्राम बना दी ना राइटवर्ड शिफ्ट की, जब उसने डायग्राम बना दी ना राइटवर्ड शिफ्ट की, तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक क्वांटिटी ऑफ रुपी भी बढ़ जाएगी, तो आपके पास ये चेन खुद ब खुद बन जाएगी। जिस बच्चे को डायग्राम बनाने आती है, जिसको सिर्फ इतना पता है कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर दूं, तो खुद ब खुद एक्सचेंज रेट भी आ जाएगा, खुद ब खुद रुपी की क्वांटिटी भी आ जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट केस, इज इट क्लियर? अब मैं इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूँ। सही है? अब मैं इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूँ, गौर करिएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर रुपी। सबसे पहले मैं लिखूंगा एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर रुपीज फ्रॉम DRS to DRS1, an increase in demand for rupee from DRS to DRS1 due to low inflation rate in our country, due to low inflation rate in our country, due to low inflation rate in our country will create shortage of rupee, will create shortage of rupees। डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, which will create shortage of rupees, which will cause exchange rate to rise, which will cause exchange rate to rise from ER, which will cause exchange rate to rise from ER to ER1, which will provide, which will cause exchange rate to rise from ER to ER1, which will provide signal to domestic resident। देखो जो चेन लिखी है ना पूरी वही समझा रहा हूँ। which will provide signal to domestic residents, which will provide signal to domestic residents, so he will extend, so he will extend equilibrium quantity, so he will extend equilibrium quantity of rupee, of rupees from QRS, from QRS to QRS1, from QRS to QRS1, comma this is how, comma this is how new equilibrium point, comma this is how new equilibrium point is achieved from E to E1, comma this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। This is your first case, is it clear? Should I go towards the second case? अब दूसरा केस आपको करा रहा हूं, दूसरा केस आपको करा रहा हूं, और वो है डिक्रीज इन डिमांड फॉर करेंसी। दूसरा केस आपको करा रहा हूं, दूसरा केस है डिक्रीज इन डिमांड फॉर करेंसी। ठीक है सर, दूसरा केस आपको करा रहा हूं, दूसरा केस है डिक्रीज इन डिमांड फॉर करेंसी। सही है? अब आप सुनना, इस बार जो है वो रुपी की डिमांड कम हो रही है। ठीक है, इस बार रुपी की डिमांड कम हो रही है, तो अब हम लोग कोई और रीजन लिखते हैं। ठीक है, इस बार रुपी की डिमांड कम हो रही है तो हम लोग कोई और रीजन लिखते हैं।
कोई बच्चा कंट्रीब्यूट करना चाहेगा कि कोई और रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोई और रीजन हम लोग लिख दें? मैं लिख देता हूँ नया रीजन। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, ठीक है, ये मैंने एक अच्छा रीजन लिख दिया। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। हाई इन्फ्लेशन तो लिख सकता था, कोई मसला ही नहीं था, नया रीजन लिख दिया, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। लो कॉन्फिडेंस मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर हो गया, ठीक है, एक ही बात हो गई। अब सुनना मेरी बात। हम जैसे ही सुनते हैं ना, हम जैसे ही सुनते हैं कि यार डॉलर बढ़ने वाला है तो हर कोई डॉलर खरीदने लग जाता है, तो ये क्या है, ये कौन सा रीजन हुआ? ये कौन सा रीजन हुआ? हम सुनते हैं कि डॉलर बढ़ने बढ़ने वाला है, तो ये क्या है? ये क्या है? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि यार डॉलर बढ़ने वाला है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो सर रुपी की डिमांड क्यों गिर रही है? क्योंकि रुपी के बारे में आया हुआ है मार्केट में कि रुपी गिरता ही रहेगा, इसलिए रुपी की डिमांड कम है, सिंपल इज दैट। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी करेंसी की डिमांड कौन करता है? बाहर वाला। बाहर वाला मतलब कौन? फॉरेन रेजिडेंट। सर हमारी करेंसी की डिमांड कौन करता है? हमारी करेंसी की डिमांड बाहर वाला करता है। बाहर वाले का मतलब क्या है? फॉरेन रेजिडेंट। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारी करेंसी की डिमांड कम होगी, जब हमारी करेंसी की डिमांड कम होगी तो हमारी करेंसी का क्या होगा? सरप्लस होगा, मतलब रुपी का सरप्लस होगा, सही कह रहा हूँ? सर जब डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज है, जब डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा। और जब सरप्लस होगा तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, सही कह रहा हूँ, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये जो केस आपके सामने है ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, एक्सचेंज रेट आपका गिर रहा है। सर आपका एक्सचेंज रेट गिर रहा है तो डोमेस्टिक रेजिडेंट को सिग्नल मिलेगा, वो क्या करेगा? वो रुपी की क्वांटिटी को बढ़ाएगा गिराएगा? यार रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है, मैं रुपी को क्यों रखूंगा? तो रुपी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? रुपी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, सही कह रहा हूँ भाई? सर रुपी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। दूसरा ही लॉजिक, सर रुपी का एक्सचेंज रेट गिर रहा है, यार रुपी का रेट गिर रहा है, एज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट तुम रुपी क्यों रखोगे? तुम कौन सी करेंसी रखोगे? डॉलर रख लोगे, दरम रख लोगे, रियाल रख लोगे, इसलिए रुपी की क्वांटिटी कम हो रही है। ये आपको दूसरा रीजन दिया मैंने, ठीक है? सही है। अब मुझे बताओ, डायग्राम बनाने के कितने स्टेप्स हैं? डायग्राम बनाने के कितने स्टेप्स हैं? ओके, डायग्राम बनाने के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। सर डायग्राम बनाने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कर्व को शिफ्ट करूंगा, उसके बाद आएगा न्यू एक्सचेंज रेट, उसके बाद आएगी न्यू क्वांटिटी, उसके बाद आएगा न्यू इक्विलिब्रियम। अब फिर से डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, देखें। सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनानी है। ऊपर आ जाएगा सर एक्सचेंज रेट, सर ऊपर आ जाएगा एक्सचेंज रेट, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ रुपी। सर ऊपर आ जाएगा एक्सचेंज रेट और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ रुपी। अब मुझे बताओ, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, और जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। और वहां से आ जाएगा एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी ऑफ रुपी, सही कह रहा हूँ? तो आप देखो यार, जहां पर डिमांड फॉर रुपी और सप्लाई फॉर रुपी इक्वल होगा ना, जहां पे डिमांड फॉर रुपी और सप्लाई फॉर रुपी इक्वल होगा, वो होगा एक्सचेंज रेट, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ रुपी, सही कह रहा हूँ? अब मुझे बताओ, रुपी की डिमांड कम हो रही है, रुपी की डिमांड कम हो रही है, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड राइटवर्ड? सर रुपी की डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कर्व करेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सही है। अब बताओ, जहां पर नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। सर जहां पर पुराना डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, और वहां से आ जाएगा एक्सचेंज रेट और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ रुपी। तो सर ये आ गया न्यू एक्सचेंज रेट और ये नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी ऑफ रुपी, ठीक है। सही, ओके है। अब ये जो सेकंड डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है ना, ये आप खुद लिख लीजिएगा, ये आप समझें कि आपका असाइनमेंट है। सेकंड डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखना, ठीक है। ओके।